तारीख 22 दिसंबर साल 2000। दिन शुक्रवार। वक्त रात करीब 9:05। जगह दिल्ली का लाल किला। निशाना भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स का बेस कैंप और निशाना बनाने वाले थे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन। दोस्तों, दिल्ली का लाल किला हमेशा भारतीय इतिहास के सबसे महान क्षणों का गवाह रहा है। इसने समय के निशानों को झेला है और देश में सदियों से हो रहे बदलावों को देखा है। लेकिन 23 साल पहले लाल किले का परिसर गोलियों की आवाज से दहल गया था, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने किले के अंदर सैन्य आश्रय पर गोलाबारी की थी, जिसमें 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। लाल किले के परिसर में हर रोज लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम होता था। 22 दिसंबर 2000 को एक सर्दियों की शाम को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लाइट एंड साउंड शो देखने के बहाने लाल किले में घुस गए, जो ऐतिहासिक संरचना की कहानी को दोहराता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 आतंकवादी अपने हथियार चमड़े की जैकेट के नीचे छिपाकर ऐतिहासिक संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार लाहौर गेट के माध्यम से शाम 7 बजे के आसपास लाल किले में दाखिल हुए। वे शाम 7:30 बजे का शो देखने गए। हालांकि बाद में वे अंधेरे और कोहरे की आड़ में सैन्य आश्रयों में घुस गए। लाल किले के परिसर में हर रोज होने वाले लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के बाद उस दिन हमलावरों ने राजपूताना राइफल्स के बेस कैंप पर हमला कर दिया था। कैंप के अंदर से उठने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भरी आवाजों ने दिल्ली को दहशत में धकेल दिया था। 22 दिसंबर 2000 की रात को लाल किले के अंदर घुसे लश्कर और जैश के आतंकवादियों के पास AK-56 जैसे घातक हथियार थे। उन सबके बदन पर मौजूद मिलिट्री जैकेट्स में हथगोलों का जखीरा, धारदार छुरे मौजूद थे। उन खूंखारों के सामने सैकड़ों हिंदुस्तानी और विदेशी निहत थे और बेबस लोगों की भीड़ मौजूद थी। इन तमाम सहूलियतों के बावजूद वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जबकि उस रात लाल किले की सुरक्षा के नाम पर वहां मिट्टी का पहरेदार भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, लाइट एंड साउंड कार्यक्रम खत्म हुआ तो मेहमान दर्शक अपने अपने घरों और होटलों की ओर लौट गए। उस भीड़ में मौजूद लश्कर कमांडर मोहम्मद अशफाक और अब्बू हैदर भी भीड़ के साथ ही लाल किले से बाहर चले गए, जबकि लाल किले में रुके उनके बाकी साथियों अबू शामल और अब्बू साद ने लाल किले के अंदर मौजूद राजपूताना राइफल्स की 7वीं बटालियन का रुख किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सामने आए अब्दुल्ला ठाकुर को गोलियों से भून डाला। वो निहत्था सिविल संतरी था। आगे बढ़ते ही इंडियन आर्मी के नाई उमाशंकर और उसके बाद लांस नायक अशोक कुमार पर गोलियां चला दी। जब तक लाल किले के भीतर मौजूद आर्मी अफसरों को होश आया, तब तक आतंकवादी दीवान-ए-आम मजली फिश म्यूजियम मुगल संग्रहालय के पीछे से लाल किले के बाहर कूदकर फरार हो गए। लाल किले में खून खराबे के बाद अशफाक उर्फ मोहम्मद आरिफ ने BBC के श्रीनगर कार्यालय और फिर दिल्ली कार्यालय को फोन पर जानकारी दी और बोला, हमने लाल किले में 2 दाने डाल दिए हैं। 2 दाने यानी 2 लश्कर जैश के फिदायीन। मोबाइल नंबर की मदद से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर DDA जनता फ्लैट पर छापा मारा। यहां पुलिस को मिला हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी अशफाक उर्फ मोहम्मद आरिफ। फ्लैट में पुलिस को एक औरत रहमाना यूसुफ फारूकी भी मिली, जिसे अशफाक अपनी बीबी बता रहा था। रहमाना यूसुफ फारूकी भी उसे अपना शौहर बताती थी। उन दोनों को पकड़ लिया। बताया जाता है कि अशफाक और रहमाना की शादी एक साजिश के तहत ही की गई थी। आतंकियों को भारत में हमले को अंजाम देने के लिए एक अदद औरत की जरूरत महसूस हुई थी, ताकि यहां छिपने का इंतजाम हो सके। इसके लिए अशफाक ने बाकायदा भारतीय लड़की से निकाह के लिए भारत के मशहूर अखबार में शादी का विज्ञापन देकर रहमाना यूसुफ के साथ निकाह पढ़वा लिया। हालांकि इस मामले में रहमाना फारूकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद पुलिस अधिकारी बताता है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को 2 टूक बता दिया था कि हाथ में जिंदा आया लाल किले पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अशफाक पुलिस पर हमला करके छुड़ा लिया जाएगा। इससे दिल्ली पुलिस के होश फाख्ता हो गए। मोहम्मद अशफाक तब मेरी कस्टडी में था, लिहाजा इस इनपुट पर मैंने तुरंत ही 26 दिसंबर 2000 को रात के वक्त मोहम्मद आरिफ उर्फ मोहम्मद अशफाक को 30 हजारी अदालत की CMM
संगीता ढींगरा सहगल के सामने उनके घर ले जाकर पेश कर दिया। मेरे अनुरोध पर आरोपी के पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। इससे उसे पुलिस कस्टडी से भगाए जाने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि मोहम्मद अशफाक अक्सर पुलिस कस्टडी में आते जाते वक्त मेरे ऊपर थूका करता था। अक्सर पानी में कुछ मंत्र सा पढ़ टोना टोटका कर उस पानी को वो मेरे ऊपर फेंक देता था। मैं उससे कहता कि पहले तू इस पानी को खुद पर छिड़कर अपनी हथकड़ी बेड़ियां खुलवा, फिर मुझे निपटाना। वो अक्सर मुझे गालियां देता था, यहां तक कि मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप भी लगा। मैं सब जगह बेदाग बचता रहा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मैंने उसकी गालियों से सब्र नहीं खोया, लिहाजा हंसते हंसते उसे फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से मुकर्रर करवा डाली। यह अलग बात है कि अभी तक उसे फंदे पर लटकाया नहीं जा सका है। हदें तब पार हो गईं जब जैश और लश्कर के आकाओं ने मेरे परिवार वालों को धमकाना शुरू कर दिया। बच्चों को धमकियां दी जाती थीं कि अपने पिता को समझा लो, अभी भी वक्त है, वरना लाल किला हमले की जांच से पहले ही उसे जिंदा कब्र में दफना दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।